सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने और पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों आज हम बात करेंगे PWD एक्ट 1995 पर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है ये, यानी कि बहुत ही अच्छी वीडियो आज की होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि यह जो टॉपिक आपका है वह डीएड स्पेशल एजुकेशन का कोई भी स्टूडेंट हो, डीएड स्पेशल एजुकेशन का कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वह फर्स्ट ईयर का हो, चाहे वह सेकेंड ईयर का हो, चाहे किसी भी कोर्स से हो, यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हेयरिंग इम्पेयरमेंट और आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मल्टीपल डिसेबिलिटी, सीपी, सेरेब्रल पॉल्सी इसको बोलते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यह टॉपिक जो आपका फर्स्ट ईयर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की कॉपी में आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट ईयर में इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की कॉपी में आपको देखने को मिलेगा। और जो आपका सेकेंड ईयर होगा जब, तो सेकेंड ईयर का जो कॉमन सब्जेक्ट आपका है एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर भी आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। और यह टॉपिक आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर यूनिट 4.2 में। तो फर्स्ट ईयर से लेकर के सेकेंड ईयर तक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है, आपसे कभी ना कभी पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन अभ्यर्थियों को शेयर कीजिएगा जो फर्स्ट ईयर में हैं, और अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो सेकेंड ईयर के अभ्यर्थियों को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने सहपाठियों को भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो तुरंत शेयर कीजिएगा, उनको भी लाभ मिल सके, वे भी लाभ उठा सकें। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ PWD एक्ट 1995 के अंतर्गत है, इसका गठन कब किया गया, इसके अंदर अध्याय कितने हैं, कितनी दिव्यांगताओं के बारे में बताया गया और क्या कुछ है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको काफ़ी सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी, काफ़ी सारी PDF मिल जाएंगी, और कभी भी आप हमारे चैनल से छूट जाती है वीडियो देखने को तो वहां पर भी उसकी PDF और जो आपका लिंक है वो अपलोड कर दिया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर की अगर बात करें तो आपका ये फुल फॉर्म, खासकर कि जहां पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के स्टूडेंट हैं और आपसे पूछ लेगा, हो सकता हो सत्य असत्य में आपसे पूछ लिया जाए, जो HI के स्टूडेंट्स हैं इनको सत्य असत्य में भी पूछ सकते हैं PWD का फुल फॉर्म क्या यह होता है, तो आपको सत्य या असत्य लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती करते हैं और केवल इतना पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 लिख करके छोड़ देते हैं। नंबर दोस्तों आपका एक वहीं से कट जाता है, आपको नहीं मिलता है। तो फुल फॉर्म क्या लिखेंगे देख लीजिए गौर से, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन, यानी कि दिव्यांग अधिनियम या कह सकते हैं निःशक्त जन अधिनियम 1995, समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी, ये होता है इसका फुल फॉर्म। और आप लोग पेपर में जब आएगा तो इसी फुल फॉर्म को लिखेंगे, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका गठन कब हुआ, कब यह पार्लियामेंट में पास किया गया, और यह इसको पूरी अथॉरिटी कब मिली, कब से यह लागू हुआ। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो 12 दिसंबर डेट थी, 12 दिसंबर 1995 यह पार्लियामेंट में पास कराया गया, यानी कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और इसको अधिकार कब मिले, यानी कि यह कब से लागू किया गया, तो यह लागू किया गया आपका 7 फरवरी 1996 से, यानी कि 7 फरवरी 1996 से यह लागू किया गया और 12 दिसंबर 1995 में यहाँ पर क्या हुआ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और यह पारित किया गया। अब इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था, इस नियम का दोस्तों उद्देश्य इस नियम का क्या था, जो अधिनियम था,
इसका उद्देश्य क्या था? इस अधिनियम का उद्देश्य था निःशक्त व्यक्तियों की सुविधाएं, सेवाएं प्रदान करना और केंद्रीय और राज्य सरकारी स्थानीय निकायों का दायित्व निर्धारण करना, जिससे कि जितने भी निःशक्त जन व्यक्ति हैं इनको समान अवसर मिल सके, इनको पूर्ण भागीदारी मिल सके, चाहे वह रोजगार के अंदर हो, चाहे वह शिक्षा के अंदर हो, चाहे वह व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंदर हो, चाहे वह मानव शक्ति विकास और बाधा रहित वातावरण के अंदर हो। साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा का भी प्रावधान किया गया इस अधिनियम के अनुसार। तो इसके उद्देश्य मैंने आपको बता दिए, रोजगार, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुसंधान, मानव शक्ति, बाधा रहित वातावरण और सामाजिक सुरक्षा, इसके इतने प्रावधान यहाँ पर उद्देश्य थे। आप लोग नाम से ही देख सकते हैं, समान अवसर, यानी कि सभी को समान अवसर मिलेगा, चाहे वह निःशक्त जन व्यक्ति हो, चाहे वह सामान्य व्यक्ति हो, अधिकार उसके समान होंगे और संरक्षण भी उन अधिकारों का किया जाएगा। यानी कि कोई भी अगर गलती आती है, कोई भी अगर उसको परेशान करता है तो वहां पर उसका संरक्षण भी किया जाएगा। और साथ ही साथ जहां पर एक सामान्य व्यक्ति जा सकता है, सामान्य व्यक्ति उन कार्यों को कर सकता है, तो वहां पर भी निःशक्त व्यक्ति भी जाकर के उन कार्यों को कर सकता है, यानी कि पूर्ण भागीदारी मिलेगी। देख लेते हैं, इसके अंदर आपकी कह सकते हैं कि दिव्यांग लोगों के लिए समान अवसर और राष्ट्र निर्माण में उनकी पूर्ण भागीदारी होगी, ऐसा इस अधिनियम के द्वारा कहा गया। अब जब दिव्यांगताओं की बात आती है, मैंने आपको बताया क्या जोर देता है, किन चीज़ों पर? शिक्षा पर जोर देता है, रोजगार पर जोर देता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण पर तेजी होती है, आरक्षण, बाधा मुक्त वातावरण, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास का भी यहाँ पर, यानी कि रिहैबिलिटेशन का भी यहाँ पर बहुत ही अहम रोल है। रिहैबिलिटेशन के लिए भी जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए भी यहाँ पर कहा गया है, यानी कि पुनर्वास के लिए भी यहाँ पर बातचीत की गई है। यहाँ पर आपको 7 दिव्यांगताएं देखने को मिलती हैं। इस एक्ट में आपको 7 दिव्यांगताएं देखने को मिलती हैं। और अभी मैं अध्यायों पर भी बात करूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। काफ़ी सारी PDF और काफ़ी सारी वीडियोज़ वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और लगभग में 800 से अधिक अभ्यर्थी वहाँ पर पहले से ही जुड़े हुए हैं। और दोस्तों कितनी डिसेबिलिटी, यहाँ पर 7 डिसेबिलिटियों की बात की गई है। और इसका नया रूप जो है वो है RPWD एक्ट, जो इसका नया रूप आया है RPWD एक्ट और 2016 जिसको बोलते हैं आप लोग राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। दोस्तों इसके अनुसार कितनी दिव्यांगताएं हैं? 21 दिव्यांगताएं हैं RPWD एक्ट के अनुसार। अगर आप लोग चाहते हैं RPWD एक्ट पढ़ना तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। और तो इसके अंदर जो 7 दिव्यांगताएं हैं, पहली आपकी है दृष्टि बाधिता, यानी कि ब्लाइंडनेस। यहां पर दृष्टि बाधिता का अर्थ क्या होता है? पूर्ण दृष्टिबाधित, यानी कि टोटली लॉस ऑफ विजन, विजन का टोटली लॉस, ये आपका दृष्टि बाधिता का मतलब। अब आपका लो विजन आ गया। लो विजन यानी कि अल्प दृष्टि। अल्प दृष्टि यानी कि जो कम देख तो सकते हैं लेकिन कम, जैसे चश्मा लगा करके जिसको देखने में कठिनाई होती है, वो सब अल्प दृष्टि के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट आपका लेप्रोसी कर्व यानी कि कुष्ठ रोग। आपका नेक्स्ट है श्रवण बाधित, आप सभी को पता होगा हेयरिंग इंपेयरमेंट। और कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों में 60 dB यानी कि 60 डेसिबल या उससे ज़्यादा की हानि होती है कानों में, तो उनको क्या कहते हैं? श्रवण बाधित की श्रेणी में उनको रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि चलन दिव्यांगता। इसके अंतर्गत आपके हड्डी, जोड़, मांसपेशियों की दिव्यांगता इसके अंतर्गत आती है, यानी कि जो हड्डियां आपकी होंगी उनमें मोबिलिटी नहीं होगी, आपके जोड़ों में हो सकता हो वो चल ना रहे हो, या किसी भी प्रकार की दिव्यांगता जो कि शरीर के किसी भी अंग में होती है तो क्या कहलाती है? चलन दिव्यांगता, यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आपका मानसिक मंदता,
मेंटल रिटार्डेशन, आप सभी को पता है जिन बच्चों का IQ लेवल सामान्य बच्चों की तुलना में कम होता है तो मानसिक मंदित व्यक्ति कहलाता है या बच्चा कहलाता है। अब मानसिक बीमारी, ये 7 जो आपकी दिव्यांगताएं हैं ये आती हैं आपकी इस एक्ट के अनुसार, और प्रस्तावना में इन्हीं 7 दिव्यांगताओं को का जिक्र किया गया है। यानी कि जो 14 अध्याय हैं, ये 14 अध्याय जो आपके हैं इसमें जो प्रस्तावना क्या होती है, जहां पर पूरी चीजों का निचोड़ दिया जाता है। तो क्या है, यहां पर 7 दिव्यांगताओं का ही जिक्र किया गया है प्रस्तावना के अंतर्गत, और बताया गया कि प्राथमिक अध्याय यानी कि प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं, यानी कि नेत्रहीन, अल्पदृष्टि, कुष्ठ रोग, श्रवण बाधित, चलन दिव्यांगता, मानसिक मंदता, मानसिक रोग, इन सभी की डेफिनेशंस के बारे में यहाँ पर बताया गया है प्रस्तावना में। नेक्स्ट आपका केंद्रीय समन्वय समिति तथा कार्यकारिणी समिति। तो दोस्तों इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, ये आपका दूसरा अध्याय है, और इस दूसरे अध्याय के अंतर्गत क्या बताया गया, इस दूसरे अध्याय में बताया गया है कि केंद्र सरकार और समाज कल्याण मंत्री, यानी कि केंद्र सरकार जो होगी और जो समाज कल्याण मंत्री होंगे, केंद्र सरकार और समाज कल्याण मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, केंद्र सरकार और समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय समन्वय समिति गठित की जाएगी। और केंद्रीय समन्वय समिति में कितने सदस्य होंगे, इस समिति में होंगे 39 सदस्य, 39 यानी कि 39 सदस्य आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं, जिनमें 24 होंगे सरकारी सदस्य, यानी कि इन 39 सदस्यों में से आपके 24 सदस्य होंगे जो कि सरकारी सदस्य होंगे, तथा आपके जो 15 सदस्य होंगे वो होंगे आपके मनोनीत सदस्य, यानी कि जो सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे वो होंगे आपके 15 सदस्य, यानी कि आपके हो गए 39 सदस्य टोटल। अब यहां पर महिला जो 5 सदस्य होंगी, इन्हीं में से जो 5 सदस्य होंगे, इन 39 सदस्यों में से उनमें से एक महिला होगी, एक अनुसूचित जनजाति का होगा, यानी कि और एक होगा आपका अनुसूचित जाति का। ये सभी सदस्य आपको शामिल इसमें किए, और इन सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वह होगा 3 वर्ष का, यानी कि इन 39 सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वह होगा 3 वर्ष का, जिसके अंतर्गत क्या क्या कार्य होंगे, सरकार सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के कार्यकलापों में पुनर्निरीक्षण व समन्वय करेगी, एक राष्ट्रीय नीति का विकास करेगी, और साथ ही साथ निःशक्त जनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा, दान मुक्त नीतियों का पुनर्निरीक्षण होगा, और निःशक्त पर प्रभाव रखने के लिए ध्यान रखा जाएगा, यानी कि निःशक्तता पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए उनके लिए कानून बनाए जाएंगे। केंद्रीय सरकार द्वारा बैठक कब कब होती है, अब देखिएगा, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक अनुच्छेद जो कि उचित होंगे उनके लिए बाध्य होगी, और साथ ही साथ 6 महीने में एक बार बैठक होगी, यानी कि जो यहाँ केंद्रीय समन्वय समिति और कार्यकारिणी समिति है, तो यहाँ पर केंद्रीय समन्वय समिति में 6 महीने में एक बार बैठक होगी, और कार्यकारिणी सदस्य में सदस्यों की संख्या होती है, केंद्रीय समन्वय समिति और केंद्रीय समन्वय समिति के निर्णयों का अनुपालन करेगी, और इसमें 3 माह के अंदर बैठक होगी, यानी कि कार्यकारिणी जो समिति होगी उसमें क्या होगा, 3 माह के अंतर्गत बैठक होगी, लेकिन केंद्रीय समन्वय समिति में 6 माह के अंतर्गत बैठक होगी। और केंद्रीय समन्वय समिति में 23 सदस्य होंगे, यानी कि जो आपका ये केंद्रीय कार्यकारी समिति है इसके अंदर कितने सदस्य होंगे, 23 सदस्य होंगे, और यहाँ पर आपको 39 सदस्य देखने को मिल रहे थे, जिसमें से विकलांगों के संबद्ध 5 व्यक्ति शामिल होंगे, यानी कि दिव्यांगों से संबंधित 5 व्यक्ति यहाँ पर शामिल होंगे। अब तीसरा देखते हैं आपका राज्य समन्वय तथा कार्यकारिणी समिति।
तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा प्रत्येक राज्य, अब देखिएगा राज्य की बात हो रही है तो केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के समान ही प्रत्येक राज्य से 23 सरकारी, यानी कि 23 सरकारी सदस्य और 5 गैर सरकारी सदस्यों से युक्त राज्य समन्वय समिति की नियुक्ति होगी। यानी कि इसके अंतर्गत आपको 23 सरकारी सदस्य देखने को मिलेंगे और 5 गैर सरकारी सदस्य देखने को मिलेंगे। अब राज्य कार्यकारिणी समिति केंद्रीय समन्वय समिति के समान होगी। इसमें 13 सरकारी जो या कार्यकारिणी समिति है, जो या राज्य कार्यकारिणी समिति जो है, इसमें क्या होगा 13 सरकारी तथा 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। राज्य समिति के नियम, शर्त और कार्य केंद्रीय समन्वय समिति के समान होंगे, जो कि राज्य समन्वय समिति के जो कार्य होंगे वो क्या होंगे, केंद्रीय समन्वय समिति के समान ही होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका विकलांगताओं का शीघ्र पहचान एवं निवारण। मैंने आपको बताया था बाधा मुक्त वातावरण, शीघ्र पहचान किया जाएगा बच्चों का और निवारण भी किया जाएगा। इसके अंतर्गत माँ के जो बच्चे के प्रसव के उपरांत देखभाल पूरी सब इसी के अंतर्गत आएगी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इसी के अंतर्गत आएंगे। जागरूकता अभियान जो चलाए जाते हैं वे भी इसी के अंतर्गत आएंगे। विकलांगताओं की शीघ्र पहचान की जाएगी, जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, उनका निवारण किया जाएगा। जागरूकता अभियान चला करके बच्चों को सामान्य स्वच्छता, सफाई इसकी भी जानकारी दी जाएगी। किस प्रकार से दिव्यांगताएं होती हैं उस पर भी जानकारी दी जाएगी। माँ से बच्चे को कैसे सुरक्षित रखना है गर्भ के दौरान उसकी भी जानकारी दी जाएगी। प्रसव पूर्व क्या करना चाहिए, प्रसव के पहले क्या करना चाहिए, गर्भ धारण करते समय किन किन सावधानियों का उपयोग करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को बताया जाएगा जागरूकता के द्वारा। और विकलांगताओं के निवारण के लिए सभी को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। साथ ही साथ जनसाधारण में स्कूल, प्राथमिक केंद्र, स्वास्थ्य और ग्राम स्तरीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से इनका प्रशिक्षण या इनको शिक्षित किया जाएगा। आप देखते होंगे आपके आसपास स्वास्थ्य केंद्र बने होंगे, स्कूल्स होंगे और साथ ही साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी आते जाते होंगे, तो इन पर भी इनका जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। टेलीविज़न हुआ, रेडियो हुआ, इनके माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जाएगी। तो ये आपका हो गया चौथा। अब नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा पर, यानी कि एजुकेशन पर। शिक्षा क्या होगा, यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं इनको 18 वर्ष तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए, इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए, यह सुनिश्चित कराया जाएगा। बाधा मुक्त वातावरण बच्चों को दिलाया जाएगा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आपका नियोजन यानी कि प्लानिंग हम कह सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या होगा, आरक्षण की बात की गई है। 3% आरक्षण की बात की गई है और 3% आरक्षण में एक आपका लो विज़न और वीआई के लिए 1%, श्रवण यानी कि एचआई के लिए 1% और चलन तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के बच्चों के लिए 1% का आरक्षण देने की बात कही गई है इस अध्याय के द्वारा। यानी कि जो आपका 6वां पॉइंट है नियोजन, इसके द्वारा ऐसा कहा गया है। विशेष रोजगार केंद्रों की स्थापना की जाएगी, यह भी इसी के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट आप देखते हैं सभी सरकारी शैक्षिक संस्थान जो सरकार से सहायता प्राप्त हैं विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक क्षमताओं के अंदर विकलांगों के लिए 3% स्थान आरक्षित रहेगा, ऐसा कहा गया था इस नियोजन के अंतर्गत। यानी कि आरक्षण की बात की गई है, रिजर्वेशन की बात की गई है। यहाँ पर विकलांग व्यक्तियों को 5% तक कार्य सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने हेतु योजना बनाई जाएगी। ये आपका था नियोजन के अंतर्गत यानी कि रिजर्वेशन के अंतर्गत या प्लानिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका सकारात्मक कार्यवाही।
सकारात्मक कार्यवाही के अंतर्गत क्या है आपका, सरकार विकलांग व्यक्तियों को सहायक अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराएगी। यानी कि बात हो रही है यहाँ पर पुनर्वास की। अगर देखा जाए तो पॉजिटिव एफर्ट्स की बात हो रही है, यानी कि पुनर्वास की बात हो रही है। पुनर्वास के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, सहायक उपकरण दिए जाते हैं बच्चों को, तभी तो पुनर्वसित किया जाता है। और साथ ही साथ विकलांग या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आवास, व्यापार, विशेष मनोरंजन केंद्र, विशेष स्कूल, एनजीओस, अनुसंधान केंद्र, विकलांग व्यक्तियों की फैक्ट्री रियायती दरों पर आवंटित करने के लिए जमीन उपलब्ध कराएगी। ऐसा कराया जाएगा सकारात्मक कार्यवाही के अंतर्गत, यानी कि पॉजिटिव एफर्ट्स के अंतर्गत। अब देखते हैं आठवां आपका अभेदात्मक, यानी कि यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका होगा कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं, सरकारी परिवहन हैं, इसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि निःशक्त जन अधिनियम के लिए जो रेल का डब्बा हुआ आपका, और जलयान हुआ, वायुयान हुआ, इसमें आसानी से पहुंच सके, इसके लिए क्या किया जाएगा, सामाजिक वातावरण निःशक्त जनों के लिए अनुकूलित बनाया जाएगा। यानी कि जो वातावरण होगा वो वहाँ पर अनुकूलित किया जाएगा, यानी कि किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत वहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। व्हीलचेयर का प्रयोग आसानी से किया जा सके, ऐसा वातावरण बनाया जाएगा। रेल के डिब्बे, जलयान, वायुयान और प्रतीक्षा गृहों के शौचालयों को निःशक्त जनों के अनुसार बनाया जाए। यानी कि जितनी भी टॉयलेट्स हैं, जितने भी वायुयान के डिब्बे हैं, रेल के डिब्बे हैं, तो उनमें क्या किया जाएगा, बिल्कुल बाधा मुक्त वातावरण बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो वीआई के स्टूडेंट्स हैं और जो एचआई के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए क्या किया जाएगा, तो इनके लिए किया जाएगा कि जेब्रा क्रॉसिंग के अंतर्गत इनको इनके अनुसार ही व्यवस्था की जाए। सड़क चौराहों पर लाल बत्ती के साथ संकेतकों का भी प्रयोग किया जाएगा। यानी कि जो एचआई के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए संकेतों का भी प्रयोग किया जाएगा। जगह जगह पर रैंप बनाई जाएगी जिससे कि बच्चों को आने जाने में पूरी सुविधा हो सके। लिफ्ट का प्रयोग किया जाएगा, एटीएम मशीनों पर ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाएगा। इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा अभेदन के अंतर्गत, यानी कि किसी के अंदर बिना भेदभाव के ये कार्य किया जाए, सभी को समान अवसर मिल सके और पूर्ण भागीदारी हो सके। अब देखते हैं आपका नवां अनुसंधान एवं मानव शक्ति विकास। एक बार आप लोग इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद में आप लोग समझ जाएंगे कि क्या क्या इसके अंतर्गत कहा गया है और आप लोग लिख सकते हैं आराम से। तो जो अनुसंधान एवं मानव शक्ति विकास है, इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि निःशक्त अधिनियम के अनुसार सभी सरकारें, स्थानीय निकाय प्राधिकरण विकलांग दिव्यांगजनों को लाभान्वित करेगा। और किन किन क्षेत्रों में करेगा, निःशक्त निवारण हेतु पुनर्वास कार्यक्रम जारी किए जाएंगे, निःशक्त जनों हेतु रोजगार की खोज की जाएगी, सार्वजनिक स्थानों पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डा, अस्पताल, बैंकिंग, स्कूल में परिवर्तन किए जाएंगे। तो ये सब आपका इसके लिए प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। ये सब आपका हो गया अनुसंधान एवं मानव शक्ति विकास के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका 10वां है विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थाओं को मान्यता। अब विकलांग व्यक्तियों के संस्थाओं को मान्यता किस प्रकार से दी जाएगी, एनजीओस को मान्यता दी जाएगी, काफ़ी ऐसे गैर शैक्षिक संस्थान होंगे उनको भी मान्यता दी जाएगी। अब देख लेते हैं, इस अधिनियम के पारित होने के 6 महीने के अंदर विकलांग व्यक्तियों हेतु कार्यरत संस्थाएं अथवा प्रचलित संस्थाएं पंजीकरण प्रमाण हेतु आवेदन कर सकेंगे। यानी कि जब यह अधिनियम बनाया गया था तो उसके 6 महीने के अंदर ही जो अपना सरकार से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहता था, सरकार से मान्यता लेना चाहता था, वो अप्लाई कर सकते थे। सरकारी संस्थान को ऐसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, जो कि उनको सभी को लगभग में जहाँ पर चेकिंग के दौरान सभी चीज़ें सुरक्षित पाई जाएंगी, लगेगा कि हाँ सभी दिव्यांग बच्चों के लिए ऐसा
और साथ ही साथ सामान्य बच्चों के लिए ऐसा बाधा मुक्त वातावरण बनाया गया है, तो वहाँ पर उनको मान्यताएं दे दी जाएंगी। अगर ऐसा नहीं होता है, मानक के अनुसार कार्य नहीं होगा, तो उनको उनकी मान्यताएं रद्द भी की जाएंगी। जैसे काफ़ी सारे डीएड के जो कॉलेजेस हैं उनमें हर साल 3 या 5 वर्षों में जांच होती है, और उन 3 या 5 वर्षों में जांच होने के उपरांत जहां पर भी मानक सही नहीं पाया जाता है, उनकी जांच रद्द भी की जाती है। नेक्स्ट आपका देखते हैं गंभीर विकलांग ग्रस्त व्यक्तियों के लिए संस्थाएं। इसके अंतर्गत क्या था, 80% अथवा अधिक विकलांग वाले व्यक्ति, यानी कि गंभीर के अंतर्गत कौन होता है, 80%। आप सभी को पता है सीवियर कंडीशन होती है जहां पर 80% या अधिक विकलांग वाले व्यक्ति गंभीर विकलांगता ग्रस्त व्यक्ति माने जाते हैं। सरकार उनके लिए संस्थाओं की स्थापना करेगी, उनका रखरखाव करेगी। जहां निजी संस्थाएं हैं जो कि सरकारी मानदंड बनाती हैं, ऐसी संस्थाओं को गंभीर विकलांगता व्यक्ति के लिए मान्यताएं दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त की नियुक्ति। विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त की नियुक्ति, यहां पर क्या होगा, इस अधिनियम के दौरान जो यह अध्याय है यहां पर क्या कहा गया है, विकलांग व्यक्तियों है तो मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी, और मुख्य आयुक्त विकलांग व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गए धन का उपयोग मॉनिटर करने और समन्वय करने के लिए कार्य करेंगे। साथ ही साथ मुख्य आयुक्त तथा आयुक्त विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के वचन तथा स्थान प्राधिकरणों द्वारा विकलांग व्यक्तियों के कल्याण व संरक्षण के लिए जारी नियम, आदेश, कानून, ये सब इनके जो शिकायतें होंगी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और मुख्य आयुक्त एवं आयुक्तों की सिविल प्रक्रिया 1908 की संहिता के अंतर्गत गवाहों को बुलाने, हलफनामे लेने और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए किसी न्याय और अधिकारों की शक्ति प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ आप देखते हैं सामाजिक सुरक्षा पर अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनकी सामाजिक सुरक्षाओं की बात की जा रही है। यानी कि समुचित सरकारें क्या करेंगी, निःशक्त जनों के लिए पुनर्वास का कार्य करेंगी और गैर सरकारी संगठन की वित्तीय सहायता प्राप्त करेंगी। जो गैर सरकारी संगठन है इनको भी वित्तीय सहायता प्राप्त कराई जाएगी। साथ ही साथ समुचित सरकारें निःशक्त कर्मचारियों के फायदे के लिए बीमा स्कीम और अधिसूचना द्वारा इसको भी जारी किया जाएगा। और 2 वर्ष से कम यानी कि समुचित सरकारें आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर ऐसे निःशुल्क व्यक्तियों के लिए जो विशेष रोजगार कार्यालय में 2 वर्ष से अधिक समय के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, इनके लिए लाभप्रद उपजीविका में नहीं लगाया जा सकता और बेरोजगारों के लिए भत्ता जो है उसको भी बनाएगी। अब जो आपका लास्ट है प्रक्रिया, यहाँ पर कह सकते हैं कि लीगल पनिशमेंट जिसको बोलते हैं हम, कि पनिशमेंट कौन कौन सी मिलेंगी अगर कोई भी व्यक्ति दिव्यांग व्यक्तियों को परेशान करता है। तो अधिनियम 1960 का 45 मुख्य आयुक्त तथा उनको उपलब्ध कराए गए अन्य अधिकारियों के लिए भारतीय दंड संहिता धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा और इसके अंतर्गत 2 वर्ष तक यानी कि जो व्यक्ति निःशक्त व्यक्तियों के लिए जो उनके फायदे आ रहे हैं उनमें अगर कोई कपट करता है, उसमें कोई धांधली करता है, तो उपभोक्ताओं को ऐसा प्रयत्न किया जाएगा कि उनको कारावास हो और 2 वर्ष की लगभग सजा हो और जुर्माना भी 20,000 रुपये का उनको भरना पड़ेगा, या जुर्माना 20,000 का भरना पड़ेगा और दंडित भी होना पड़ेगा। इस अधिनियम के उपबंधों में कार्यान्वयन करने के लिए अधिनियम द्वारा ऐसा कहा गया है और जितनी चीज़ें बताई गई हैं सब दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ही बताई गई हैं, उन्हीं का संरक्षण यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ सामान्य बच्चों के साथ उनको बैठाल करके जो भी कार्य हैं वो कराए जा सकें। तो आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और
चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पीडब्ल्यूडी के अनुसार आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो नया एक्ट आया है उसको भी देखना है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।